बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 118 मुलाहिज़ा फरमाएं। सब इंस्पेक्टर के चेहरे से साफ ज़ाहिर था कि उसे ये नादर शाही हुक्म पसंद नहीं आया, लेकिन उस हुक्म की तामील के सिवा उसके पास चारा भी नहीं था। दूसरी जानिब खिड़की से बाहर रुस्तम को एक साया नजर आया। गालबन ये वो तीसरा एहलकार ASI नाजा था जो थोड़ी देर पहले बरामदे में उंधा लेटा था। अब शोरगुल सुनकर वो भी इस कमरे की तरफ आ गया था और बाहरी से अंदर की सूरत हाल देख रहा था। सब इंस्पेक्टर ने खनकार कर गला साफ किया और बोला, मुझे जाने में कोई एतराज तो नहीं है सर जी, लेकिन गाड़ी खराब है। इसे ठीक होने में अभी 4-5 घंटे तो लग ही जाने हैं। हो सकता है कि इससे ज्यादा ही वक्त लग जाए। अगर आप कहें तो हम कल सुबह सवेरे निकल पड़े। नहीं, अभी चलो तुम, गाड़ी की खैर है, कल तुम्हारा ये कांस्टेबल जबरू ले आएगा। इंस्पेक्टर ने दराज का इस शख्स की तरफ इशारा किया जो चेहरे पर पट्टियां बांधे खड़ा था। सब इंस्पेक्टर मिनमिनाया, लेकिन ये जख्मी है, पता नहीं इससे गाड़ी। इंस्पेक्टर ने बिना कर जबरू को एक गाली दी और बोला, ये छतरोलिया बकरे की बुनी हुई एक टांग चीर सकता है तो गाड़ी भी चला कर ले आएगा। तुम तैयारी पकड़ो फटाफट। सब इंस्पेक्टर ने नापसंदीदगी के अंदाज में सर को खफीफ जुम्बिश दी और यस सर कहा, इस औरत को फौरन इसके घर भेजो और इसके बंदे को भी तफ्तीश से खारिज करो। मैं मिला हूं उसे, वो मुझे बेगुनाह लगा है। अगर कोई बात सामने आई तो मैं खुद उससे मिल लूंगा। यस सर। सब इंस्पेक्टर ने सैल्यूट के अंदाज में हाथ माथे को लगाया और बुझा बुझा सा बाहर चला गया। कांस्टेबल भी बाहर निकल गया। इंस्पेक्टर मुस्तरिब अंदाज में कमरे के अंदर चकराने लगा। उसका चेहरा तमतमाया था। उसके ऊंट 1-2 दफा बड़बड़ाने वाले अंदाज में हिले, फिर वो भी बाहर चला गया। रुस्तम वहीं खड़ा रहा। ये खड़े रहने के लिए बहुत महफूज जगह थी। कोल्ड पिस्टल रुस्तम के हाथ में था और उंगली लबलबी पर थी। वो यहाँ कत्ल करने के लिए आया था और अगर एक मरतबा उसकी उंगली लबलबी पर हरकत करने लगती तो बाहर बाले की औरत के सिवा शायद ही यहाँ कोई जिंदा बचता। लेकिन एक शख्स की वजह से सारा मंजर उलट पलट हो गया था और ये एक शख्स उन्हीं लोगों में से था जिन्हें रुस्तम कत्ल करने के लिए यहाँ आया था। अगर इन लोगों को मालूम होता कि इस एक शख्स ने अपने मुस्बत रवैये से इन पर कितना बड़ा एहसान किया है तो झुक झुक कर उसके पाँव चूमते। पिस्टल की लबलबी पर रुस्तम की तनी हुई उंगली कदरे ढीली पड़ गई। घर की चारदीवारी के अंदर ही रुस्तम को थोड़े फासले पर एक नीची छत वाले कमरे में खुश घास का ढेर नजर आया। छुपने के लिए यह बड़ी मुनासिब जगह थी। रुस्तम बड़ी एहतियात से उस नीची छत वाली कमरे में चला गया। मुकामी जबान में ऐसे कमरों को डारा कहा जाता था। एक दरवाजे के सिवा मुकम्मल तौर पर बंद था। रुस्तम के अंदाजे के मुताबिक थोड़ी देर पहले उसने इंस्पेक्टर के अलावा ASI नाजे को भी वर्दी में देखा था। इसके अलावा 2 सिपाही नजर आए थे। वो सब यहाँ से जाने के लिए तैयार नजर आते थे। एक सिपाही ने 2-3 सफरी बैग लटका रखे थे। एक दूसरे सिपाही ने घी के 2 डिब्बे उठाए हुए थे। यकीनन इन डिब्बों में वो देसी घी होगा जो यहाँ के लोगों ने बतौर नजराना सब इंस्पेक्टर को पेश किया होगा। इंस्पेक्टर की नजर उन डिब्बों पर पड़ी और उसने बड़े तलख लहजे में सिपाही को झाड़ पिलाई। खोते दे पुत्र, ये क्या पकड़ा हुआ है? जी घ्यो है, सिपाही ने लरजते हुए कहा। इस बूतनी ने घ्यो को अंदर रख कर रहा। और वो क्या रखा है बरांडे में? वो जी बासमती चावल का तोड़ा है। इस तोड़े को भी अंदर रख। पटवारी की माँ बहन पुकारती रहेगी इसे। और गया किधर है पटवारी? उनकी तारीख है जी, वो आधी रात के निकल गए हुए हैं शहर जाने के लिए। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर अपने सब इंस्पेक्टर और ASI समेत डोग शाह से रवाना हो रहा था। रुस्तम ने ढारे में छुपे छुपे जीप स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी। पटवारी के जवान साल बेटे और 2-3 दीगर अफराद ने पुलिस वालों को रुखसत किया। रुस्तम के ज़हन में एक नई बात आ रही थी। इस इंस्पेक्टर और दीगर अफराद के दरमियान जो गुफ्तगू सुनी थी उसे अंदाजा हुआ था कि पटवारी के घर से बाहर खड़ी लोडर गाड़ी को ठीक किया जा रहा है। तवक्को थी कि चंद घंटे में ये गाड़ी ठीक हो जाएगी। उसके बाद यहाँ रहने वाले हेड कांस्टेबल जबरू ने यह गाड़ी लेकर आगे जाना था। जबरू की मंजिल भी वही थी जहाँ पुलिस और उनके मददगार अजरारियों की बड़ी जमीयत ने बड़े डेरे को एक वसी घेरे में लिया हुआ था। जाहिर था कि जबरू ने कुछ सफ़र पिकअप लोडर और कुछ पा प्यादा तय करना था। रुस्तम अगर किसी तरह इस हेड कांस्टेबल के साथ ही मौके पर पहुंच जाता तो ये उसके लिए आसान होता और वक्त की भी बचत होती। रुस्तम ने फैसला किया कि वो जबरू के आसपास मौजूद रहेगा और उसके रवाना होने का इंतजार करेगा। यहाँ राजदारी के साथ मौजूद रहने के लिए उसे बड़ी मुनासिब जगह मैसर आ गई थी। अब दिन के 10 बजने वाले थे, लेकिन अबरआलूद मौसम के सबब वक्त का अंदाजा नहीं था। बूंदाबांदी जारी थी। रुस्तम लंबी जंगली घास के खुश्क ढेर के पीछे नीम तराज रहा और सोचता रहा। दूर कहीं टीलों में गोलियां चलने की मदम आवाज़ें आईं और फिर खामोशी छा गई। मुमकिन था कि किसी शिकारी ने किसी जंगली जानवर को मारा हो और यह भी मुमकिन था कि किसी अजराली या किसी पुलिस वाले ने लाला के किसी साथी को शूट कर दिया हो। पिछले दिनों में जो वाक़यात हुए थे उनमें से 2 ज़्यादा अहम थे और मुसलसल रुस्तम के ज़हन में खलचल मचा रहे थे। पहला गोरे के मरने का और दूसरा निज़ाम से मुलाकात का। निज़ाम एक बेहद मजबूत साबर शख्स का नाम था, लेकिन वो जिस तरह बच्चों की तरह रोया था उससे अंदाज़ा होता था
कि वो बुरी तरह टूट चुका है। रुस्तम दिली दिली में दुआ गो था कि निजाम की बेटी पुलिस के सितम से बच जाए। अचानक रुस्तम बुरी तरह चौंक गया। इसे कदमों की आहट अपने बिल्कुल करीब सुनाई दी। फिर एक नौजवान लड़की भागती हुई आई और घास के ढेर पर रुस्तम से सिर्फ 3-4 मीटर की दूरी पर गिर गई। वो दबी दबी आवाज में हंस रही थी। उसके कपड़े बारिश के पानी से शराबोर थे। लड़की के पीछे पीछे एक नौजवान आया और लड़की के ऊपर गिर गया। रुस्तम अपनी जगह साकत व जामद बैठा रहा। पिस्टल उसके हाथ में था। डारे की नीम तारीकी में उसने लड़की और नौजवान के जिस्म एक दूजे से गुथम गुथा दे गए और सांसों की तेज आवाज सुनी। बस बस बस, लड़की ने शोक सरगोशी की। बेटा दम घुट रहा है। नहीं, दम नहीं घुट रहा, नखरे दिखा रही है। नौजवान ने हाँपी हुई आवाज में कहा। अच्छा पीछे हट जा, एक शर्त पर, रात को आएगी। ना बाबा, तेरे घर में पुलिस वाले हैं, मेरे हथों में हथकड़ी लगवानी है। ओए मेरी जिंदड़ी, चले गए हैं पुलिस वाले। एक बंदा रह गया है, वो भी शाम से पहले निकल जाएगा। उसकी गड्डी ठीक हो रही है, बस 2 घंटे का काम है। और तेरा अब्बा, वो तारीख पर है, कल रात से पहले नहीं आएगा। उन दोनों की बातों से पता चला कि नौजवान का नाम तीतू था और वो पटवारी डारे का बेटा था और लड़की पड़ोस की थी। रंग रंगीले मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए वो इस डारे में घुस आए थे। वो चले गए तो रुस्तम भी यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगा। इसका ज्यादा देर तक यहाँ रुकना ठीक नहीं था। किसी भी वक्त कोई भी मसला पैदा हो सकता था। वो जानता था कि डोग शाह से बाहर निकलने का रास्ता ही किया है। जबरू को अपनी पिकअप पर जब भी यहाँ से निकलना था, उसी रास्ते से निकलना था। रुस्तम उस रास्ते के किनारे कहीं बैठकर जबरू का इंतजार कर सकता था। बादल एक बार फिर गिर कर आ गए। दिन में रात का सा समा पैदा हो गया था और बिजली चमकने लगी। रुस्तम बड़ी एहतियात के साथ अपनी पनाहगाह से निकला और दीवार फांद कर बाहर आ गया। वो घूमकर घर के गेट की तरफ आया। पिकअप के दोनों अगले पहिए लगा दिए गए थे और उसे धकेल कर एक सायादार जगह पर खड़ा कर दिया गया था। एक मैकेनिक उसके नीचे घुसा ठोका ठाकी कर रहा था। रुस्तम हल्की हल्की बारिश में भीगता हुआ डोग से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। वो कमीज के नीचे अपनी रान पर कोल्ड पिस्टल की सख्ती महसूस कर रहा था। ये पिस्टल अब उसने पॉलीथैन में लपेट कर धोती की डब में उड़स रखा था। चलते चलते उसकी निगाह एक मज़ार पर पड़ी। डोग की बैरूनी हद के साथ ये पुख्ता मज़ार दरख्तों में घिरा हुआ था। एकदम बारिश तेज हो गई। तरीड़ा पड़ने लगा। तेज बारिश से बचने के लिए रुस्तम मज़ार में चला गया। मज़ार के अंदर और बरामदे में काफ़ी लोग मौजूद थे। उनमें वो भी थे जो तेज बारिश से बचने के लिए अंदर घुसे थे। रुस्तम भी उनमें खड़ा हो गया। 2 मुकामी बंदे इस खूनी वाक़े के बारे में बात कर रहे थे, जिसका एक किरदार रुस्तम खुद था। कम से कम 3 बंदे मरे हैं, कुछ कह रहे हैं कि इससे ज्यादा हैं, एक शख्स ने कहा। दूसरा बोला, मेरा ख्याल हो सकता है कि वो सपेरे ना हो। सपेरों के बेस में डाकू हो। सपेरों के बेस में पुलिस वाले भी तो हो सकते हैं ना। पहले ने ख्याल आराई की। अचानक रुस्तम की निगाह एक लड़की पर पड़ी और जम गई। वो मेरा थी, डोग शाह की मेरा। दरेक के दरख्त की तरह लंबी, ऊंची, मजबूत लेकिन लचकदार। उसका रुख मज़ार की तरफ था, लेकिन रुस्तम की तरफ भी होता तो वो बाआसानी उसे पहचान ना सकती। रुस्तम का हुलिया बहुत हद तक बदला हुआ था। रुस्तम ने देखा और वो मज़ार की जाली से माथा टेके गुमसुम बैठी हुई थी। उसका लिबास खस्ता था और आंखें रोई रोई थी। न जाने क्यों रुस्तम को उसके चेहरे पर गुनाह की निदामत नजर आई। ये गुनाह की निदामत ही थी। एक पशीमान तासर था जिसने उसकी दहकानी नकूश को ढांप रखा था। रुस्तम सतून से लगा उसे देखता रहा। इसे यूं लगा कि मेरा अपने इस गुनाह पर निदामत के आंसू बहाने इस मज़ार पर आते गया जो कुछ दिन पहले रात की तारीकी में उससे हुआ था। वो गुनाह था, हिसार था या हालात का तकादा था, जो कुछ भी था, मेरा के दिलो दिमाग पर उसका बोझ था। किसी भी वजह से सही, लेकिन उसने अपना जिस्म एक गैर मर्द को सौंपा था। अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए उस तराज 10 की एक ख्वाहिश पूरी की थी। अब शायद वो उसी गुनाह की तलाफी के लिए अपनी समझ बूझ के मुताबिक इस मज़ार पर हाजिरी देती थी और मनते मानती थी। रुस्तम का दिल दर्द से भर गया। एक बार उसका जी चाहा कि वो उसके पास जाए, उसके कंधे पर हाथ रख के उससे पूछे कि उसने ऐसा क्यों किया, उसकी खातिर अपने कोमल जिस्म को एक कांटों वाली झाड़ी में क्यों फेंका। लेकिन फिर बहुत सी दीगर ख्वाहिशों की तरह रुस्तम ने यह ख्वाहिश भी सीने में दबा ली। जो हो चुका था वो तो हो चुका। अब मेरा के रोज़ो शब में फिर से तलातुम पैदा करना बेकार था। यह सोचकर रुस्तम को तसल्ली हुई कि अनकरीब जहांगीर की वसासत से एक नायत माकूल रकम इस तंग दस कराने तक पहुंचने वाली है। बारिश दरामद हुई तो रुस्तम कुछ दूसरे लोगों की तरह मज़ार की हाथे से निकल आया। इसका रुख डोग के नवा की तरफ था। बाबे बख्शू के बागीचे में छुपाई हुई दाज की गठरी हासिल करने के बाद उस रास्ते की जानिब आ गया जो डोग से बाहर जाने का वाहिद जरिया था। वो अपनी गठरी समेत दरख्तों के एक झुंड में चला गया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे एक मुसाफिर लंबे सफर के बाद कुछ देर आराम करना चाहता है। उसने देहाती अंदाज में अपनी चादर को कमर के पीछे से गुजार कर घुटनों के करीब गिरा दे ली। यूं एक आरामदेह कुर्सी बन गई थी। वो इस कुर्सी में होले होले आगे पीछे झूलने लगा। रुस्तम को अपनी तवक्को से कहीं कम इंतजार करना पड़ा।
दोपहर के 4 बजे थे। बारिश थम चुकी थी मगर आसमान पर हुनूज गहरे बादल ठहरे हुए थे। रुस्तम को नीली पिकअप डॉग की तरफ से आती दिखाई दी। रुस्तम तैयार हो गया। गर्म चादर के नीचे उसका पिस्टल बिल्कुल तैयार हालत में था। पिकअप कच्चे रास्ते पर उछलती कूदती नजदीक पहुंची तो रुस्तम ने हाथ के इशारे से उसे रोका। ड्राइविंग कैबिन में जख्मी हेड कांस्टेबल ड्राइविंग सीट पर मौजूद था। उसने बेहद नागवारी से रुस्तम की तरफ देखा। साहब जी, मैंने डोक बाना की तरफ जाना है। अगर तुसा को तकलीफ ना हो तो मुझे अपने साथ बिठा ले। मेरे साथ ये थोड़ा सा सामान भी है। हेड कांस्टेबल जबरू ने तायराना निगाह उस पर डाली और एक गलीज गाली देकर बोला, तेरे लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम ना करा दूं डोक बाना जाने के लिए? रुस्तम जान गया कि घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा। उसने चादर थोड़ी सी ऊपर सिरकाई और खौफनाक कोल्ड पिस्टल की झलक जबरू को दिखाई और बदले हुए लहजे में बोला, ज्यादा तनफन दिखाई तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। जबरू का ज्यादातर चेहरा तो पटियों में था। जितना नजर आ रहा था वो हैरत और खौफ की अमाज का बन गया। एक लम्हे के लिए लगा कि वो पिकअप लोडर को तेजी से आगे बढ़ा देगा, मगर फिर रुस्तम के तासरात देखते हुए उसे इस दलेरी की हिम्मत नहीं हुई। रुस्तम ने पिस्टल फिर अपनी चादर के नीचे किया और लोडर के सामने से होता हुआ दूसरे दरवाजे से अंदर आ गया। सीधा चलो, उसने पिस्टल बाकायदा जबरू की पसलियों में चुभोते हुए कहा। अब जबरू बड़े ध्यान से रुस्तम को देख रहा था। उसकी आंखों में नजर आने वाला खौफ अब बढ़ते बढ़ते दहशत में तब्दील हो गया था। कौन हो तुम? उसने नहायत पुरंदेश लहजे में पूछा। मेरा ख्याल है तुम अपने बाप को पहचान गए हो, रुस्तम इत्मीनान से बोला और गठरी अपने पाँव के करीब रख दी। हेड कांस्टेबल जबरू की हालत पतली हो गई। यूं लगा कि वो ड्राइविंग के काबिल ही नहीं रहा है। रुस्तम ने एक बार फिर उसे संगीन तरीके से धमकाया तो उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। डोक से निकलते ही दुश्वार गुजार टीलों का सिलसिला शुरू हो गया। रुस्तम ने मुड़कर देखा। डोक पीछे रह गई थी और डोक की मेरा भी। लोडर उछलती कूदती आगे बढ़ती चली गई। जबरू इन रास्तों का शनावर नजर आता था। कई जगह यूं लगा कि रास्ता मसदूद हो गया है, मगर वो आगे बढ़ता रहा। दरहकीकत ये रास्ते सख्त जान जीप या घोड़े खच्चर वगैरह पर ही तय किए जा सकते थे। सुजुकी लोडर पर सफ़र करना ऐसा ही था जैसे शहर की किसी कालजेट लड़की के सर पर पानी से भरे हुए 2 घड़े रख दिए जाएं और कूले पर बच्चा बिठा दिया जाए। जबरू बिल्कुल गुमसुम था। रुस्तम की बातों के जवाब में वो बस हूँ हाँ कर रहा था। रुस्तम के सवालों के जवाब में उसने बताया कि वह हेड कांस्टेबल है और अपने इंस्पेक्टर शाद के हुक्म पर यह गाड़ी अपने कैंप तक लेकर जा रहा है। रुस्तम ने पूछा, ये तेरे थोबड़े को क्या हुआ है? वो पहले तो हिचकिचाया, फिर कहने लगा, दस्ती बम के छींटे पड़े थे। दस्ती बम के छींटे? रुस्तम ने ताज्जुब से पूछा। जवाब में जबरू ने जो कुछ बताया उससे पता चला कि चंद दिन पहले डिप्टी रियाज की क़यादत में जिस पुलिस पार्टी ने उन टीलों में रुस्तम और गोरा का पीछा किया था उनमें ये कांस्टेबल जबरू भी शामिल था। जब रुस्तम ने पुलिस की जद से निकलने के लिए दस्ती बम फेंका तो उससे मुतासिर होने वालों में जबरू भी मौजूद था। उसके चेहरे पर दांत के बहुत बारीक टुकड़े और बारूद के जर्रे लगे थे। उस धमाके में 3 हलाकतें हुई थी जबकि जबरू समेत 5 अफराद जख्मी हो गए थे। लोडर नहायत दुश्वार रास्तों पर चलती रही। अंधेरा होने के बाद सफ़र मजीद मुश्किल हो गया था। हवा चलने से बादल बिखर गए और कभी कभी बदलियों की ओट से पोठवार का खुशनुमा चांद झांकने लगता था। जबरू पर मौत का खौफ तारी हो चुका था। उसे बहुत कम उम्मीद थी कि वो जिंदा बच सकेगा। वो जिंदगी बचाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार था। रुस्तम के सवालों के जवाब वो फर दे रहा था और गाए बगाए उन अल्फाज में रुस्तम की समाजत भी कर रहा था। रुस्तम साहब, आप तो वड्डा जोड़ हो, मैं तो एक मामूली मुलाजिम हूँ, हुक्म का बंदा हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। रुस्तम ने उससे पूछा, तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक वड्डे डेरे के आसपास कुल कितनी नफरी होगी? मैं आपको ठीक से तो नहीं बता सकता जी, पर जब हम यहाँ आए थे तो 3 बड़े ट्रकों पर आए थे। हमसे पहले भी ये 3 ट्रक मुलाजमों का एक फेरा लगा चुके थे। कुछ मुलाजिम छोटी गाड़ियों पर भी यहाँ पहुंचे थे। या भारी असला कितना होगा? जहाँ तक मुझे पता है जी, यहाँ कम से कम 8 बड़ी राइफलें हैं टेलीस्कोप वाली। इसके अलावा कुछ M642 टाइप की गनें हैं। छोटा असला भी काफ़ी है। कुछ असला अजराली भी लेकर आए हैं। अजराली लोग यहाँ कितने होंगे? रुस्तम ने पूछा। अजराली ज्यादातर पांडव वाली साइड पर हैं। वहाँ 70-80 बंदों का जत्था था। इतने ही बंदे और हैं जो डेरे के आले दवाले बिखरे हुए हैं। वो हर तरह से पुलिस की मदद कर रहे हैं। डिप्टी साहब ने उनसे बारी नामो इकराम के वादे भी कर रखे हैं। डिप्टी रियाज खुद किस साइड पर है? वो घूमते रहते हैं जी, घोड़े पर काफी दूर तक निकल जाते हैं। कुछ नहीं तो रोजाना 30-40 मील सफर तो करते होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो पांडव की तरफ होंगे। पांडव की तरफ क्यों? रुस्तम ने दरियाफ्त किया। बस यूं ही मेरा अंदाजा है। रुस्तम समझ गया कि वो कुछ छुपा रहा है। पांडव वाली बात बेसाख्ता ही उसके मुंह से निकल गई थी। रुस्तम को इस साजिश के ताने बाने के बारे में कुछ बताना नहीं चाहता था, जिसके मुताबिक लाला और उसके साथियों को पांडव की तरफ बुलाया जा रहा था। कांस्टेबल जबरू की इस छोटी सी अदा ने रुस्तम को समझा दिया कि वो ज्यादा काबिल एतबार नहीं है। पटवारी के घर में बाले की बीवी शमशाद से क्या होता रहा है।
पहले तो जबरू ने आई बाई शाई करने की कोशिश की, लेकिन जब रुस्तम ने सख्ती से पूछा तो उसने बताया बड़ा और छोटा साहब शमशाद के साथ सोते रहे हैं। और तुम? रुस्तम ने दरियाफ्त किया। नहीं जनाब, हम तो मुलाजिम लोग हैं, हमारी तो अपनी इज्जत इन अफसरों की वजह से खतरे में रहती है। बात बात पर हमारी माँ बहन एक कर देती हैं। तुम्हारा मतलब है पटवारी के घर में तुमने कोई खराब जिंदगी नहीं की? उसने बड़ी शदोमत से इनकार में सर हिलाया। मैं तो जी वड्डे साहब इंस्पेक्टर बाले की सिफारिश करता रहा हूँ। कैसी सिफारिश? यही कि उसकी घर वाली वापस कर दें। वो ज्यादा गरीब बंदा था, पैसे नहीं दे सकता था। अगर वो छोटे साहब को 2-2.5 हज़ार का इंतजाम भी कर देता तो मैंने कोशिश करके उसकी घरवाली को घर भिजवा देना था। रुस्तम सुन रहा था, उसका सीना अंदर ही अंदर सुलग रहा था। ये सिर्फ डोक शाह की कहानी नहीं थी, ना ये सिर्फ पटवारी डरे और सब इंस्पेक्टर नाजे वगैरह की कहानी थी। यार दूर दराज पसमानदा बस्ती की कहानी थी। हर पटवारी चौधरी और बेजमीर बालादस्त की कहानी थी। ये कहानी एक जहरीली खेती की तरह थी जिसमें माशरा जुल्म के बीज बोकर डाकुओं और कानून शिकनों की फसल काटता था। मलंगी, बहराम, सुल्ताना, जग्गा, मुहम्मद खान, चिराग बाली ऐसे ही दर्जनों नाम गिनवाए जा सकते थे। जबरू ने रुस्तम को बताया कि उन्हें करीबन 10 किलोमीटर आगे एक पुलिस कैंप तक जाना है। उस कैंप से आगे पैदल ही सफ़र किया जा सकता है। कैंप से 2 अफराद और को उसका हमसफ़र बनना है। एक मुकामी बंदा मलका दीन है और दूसरा एक हवालदार अजमल खान है। मलका इलाके का बेदी है और वो शॉर्टकट रास्ते इस्तेमाल करके उन्हें 4-5 घंटे ही में मौके पर पहुंचा देगा। रुस्तम ने पूछा, मलका तुम्हें जानता है? नहीं जी, लेकिन मैं उसे जानता हूँ। मैं 25 बंदों के एक जत्थे के साथ यहाँ आया था। उस जत्थे को मलका ही लेकर आया था। और हवालदार अजमल खान, मुझे उसका पता नहीं। उस बंदे को किसी खास काम के लिए अफसरों ने हसन अब्दाल से बुलाया है। रुस्तम हेड कांस्टेबल जबरू से बातें कर रहा था और साथ साथ उसके ज़हन में एक प्लान बन रहा था। एक तारीख रात थी। ऐसी तारीख रातों में किसी को ठीक से शिनाख्त करना मुश्किल होता है। हेड कांस्टेबल जबरू का 2/3 चेहरा सफ़ेद पट्टियों में छुपा हुआ था। उसका कद काठ भी रुस्तम से मिलता जुलता था। जो कुछ रुस्तम सोच रहा था उसमें रिस्क ज़रूर था, लेकिन लाले वगैरह तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए वो हर रिस्क लेने को तैयार था। वो जानता था कि प्रोग्राम के मुताबिक निज़ाम ने वायरलेस सेट में खराबी पैदा कर दी होगी, लिहाजा आज पुलिस के लिए मुमकिन नहीं हुआ होगा कि वो वड्डे डेरे पर लाले से राब्ता कर सके। लेकिन कल के बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। बेहतर था कि जैसे भी हो आज रात की सुबह होने से पहले रुस्तम अपने साथियों में वापस पहुंच जाए। ये बड़ी अहम रात थी। इसका एक एक लम्हा कीमती था। जब वो लोग पुलिस के कैंप से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर रह गए और रुस्तम को दूर टीलों के दरमियान कैंप की 2-3 टिमटिमाती रोशनियां नजर आने लगी तो रुस्तम ने जबरू को लोडर रोकने के लिए कहा, पेशाब करना है जी? कांस्टेबल ने बड़ी हलीमी से दरियाफ्त किया। रुस्तम ने इस बात में सर हिलाया और नीचे उतर आया। दूसरी तरफ से कांस्टेबल भी उतरा और लोडर के अगले पहियों को चेक करने लगा। मुसलसल इचकोलों के सबब पहियों से मदम आवाज आना शुरू हो गई थी। रुस्तम का मूड अजीब था। इसने पिस्टल चादर के अंदर से निकाल लिया। बदरियों की ओर से नमूदार होने वाले चांद की मदम रोशनी इर्द गिर्द के टीलों को रोशन करने लगी। पहियों का मुआयना करने के बाद जबरू सीधा हुआ और तब उसकी निगाह रुस्तम के पिस्टल पर पड़ी। उसकी आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। उसने सवालिया नजरों से रुस्तम को देखा। अपना मुंह गाड़ी की तरफ करो, रुस्तम ने उसे हुक्म दिया और बैरल पर साइलेंसर चढ़ा लिया। पर मुझसे कोई गलती हुई है जनाब? वो घिके आया। तुम्हारी सारी जिंदगी ही गलती है, मुंह दूसरी तरफ करो। रुस्तम के आखिरी अल्फाज में इतनी दरिंदगी थी कि जबरू सरतापा लरस गया। उसे यही लगा कि अगर उसने तामील में एक लम्हे की भी ताखीर की तो पिस्टल के बैरल से शोला निकल पड़ेगा। उसने ना चाहते हुए भी अपना रुख लोडर की तरफ फेर लिया। वह शलवार कमीज और स्वेटर में था। पाँव में पिशावरी चप्पल थी। उसकी धुली धुलाई वर्दी लोडर की सीट पर रखी हुई थी। वो लंबा तड़ंगा और मजबूत जिस्म का मालिक था, लेकिन मौत के खौफ ने उसे लर्दे का बुखार चढ़ा दिया था। सीधा खड़ा रहने के लिए उसे लोडर का सहारा लेना पड़ा। सर जी, फिर मेरी बात तो सुने। उसने मुड़कर कुछ कहना चाहा। रुस्तम ने जोरदार लात उसकी पीठ पर जमाई और पिस्टल की सर नाल उसकी गर्दन में धंसा दी। सीधे खड़े रहो, वो फनकारा। वो सीधा खड़ा हो गया। कलमा पढ़ लो, तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है, रुस्तम ने फैसला कुन लहजे में उससे कहा।